संपूर्ण विश्व में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनका परिणाम विश्व युद्ध होता है। कई बार विश्व उन परिस्थितियों को संभाल लेता है, परंतु दो ऐसी घटनाएं हैं जिनकी परिणति विश्व युद्ध के रूप में हुई। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 और उसके अंत में होती है वर्साई की संधि, जिसमें मित्र राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्रों के साथ एक अपमानजनक संधि करते हैं, जिसका सबसे बुरा खामियाजा भुगतता है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत की हालत ऐसी नहीं थी और संपूर्ण विश्व ने भारत को ब्रिटेन के साथ युद्ध में रत पाया। जर्मनी जिस प्रकार की परिस्थितियों को झेल रहा था, उसके नेता और उसकी जनता हमेशा से ये चाहते थे कि इस अपमानजनक भार को अपने सिर से उतार दिया जाए, और इन्हीं परिस्थितियों के बीच में एक नेता पैदा होता है जिसका नाम है हिटलर। हिटलर एक नए तरीके से जर्मनी को बनाता है, संवारता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि लग रहा था कि अब विश्व की सबसे मजबूत शक्ति बनेगी जर्मनी। फिर आता है समय सितंबर का और सन है 1939। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है और इसके विरोध में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जर्मनी का विरोध करते हुए युद्ध में शामिल हो जाते हैं और स्थिति पुनः बन जाती है विश्व युद्ध की, और इसे अब की बार कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटेन बिना किसी से पूछे ताछे, बिना किसी योजना के संपूर्ण भारत को उस युद्ध में रत घोषित कर देता है और यहीं से पनपता है विवाद और यहीं से पनपता है भारत के लिए एक नया संकट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की समस्याएं क्या थी। भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस किन पेशोपेश में था कि क्या वो अंग्रेजों का साथ देगा या अंग्रेजों के विरुद्ध एक बुलंद आंदोलन प्रारंभ करेगा या फिर वो तटस्थ रहेगा, परिस्थितियां क्या होंगी, और इन्हीं पेशोपेश के बीच में फंस जाती है कांग्रेस। कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा किए गए इस कृत्य का विरोध करने के लिए 22 अक्टूबर 1939 को भारत के 8 प्रांतों में अपनी सरकार का सामूहिक त्यागपत्र देती है। उसके बाद कांग्रेस का एक निश्चित मत क्या होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए 10 से 14 सितंबर तक वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। इस कार्य समिति की बैठक में 3 प्रमुख विचारधाराएं पनपती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होती है गांधी जी की। गांधी जी का कहना है कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश नाजीवाद के खिलाफ पोलैंड के पक्ष में उतरे हैं, इसलिए उनका पक्ष न्याय का है और वह मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। वहीं सुभाष चंद्र बोस का कहना है, जो कि साम्यवादी धड़े का नेतृत्व कर रहे थे, उनका कहना है कि कोई किसी का भी पक्ष ले, लेकिन दोनों ही तरफ के लोग साम्राज्यवादी युद्ध ही लड़ रहे हैं, अपने उपनिवेशों के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही आक्रमणरत है। अतः वर्तमान समय में भारत को अपने हित की बात कहनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे प्रयास करने चाहिए, ऐसे बड़े आंदोलन चलाने चाहिए जिससे अंग्रेज मजबूर होकर भारत को स्वतंत्र कर दें। और एक तीसरा महत्वपूर्ण लेकिन मध्य का पक्ष है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यह सत्य है कि ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के बचाव में युद्ध में उतरे हैं, इसलिए उनका पक्ष न्याय का है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस भी एक प्रकार के साम्राज्यवादी देश हैं। यही कारण है कि उन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी दशा में हम उनकी सहायता नहीं कर सकते। यह एक मिला जुला मध्य का रास्ता था। ऐसी दशा में कांग्रेस क्या निर्णय लेगी, यह बड़ी विडंबना हो गई थी कि अब किया क्या जाए। इसलिए कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव जाता है अंग्रेजों के तत्कालीन वायसराय लिनलिथ को। उनसे कहा जाता है कि हम एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं और अगर वो हमारी इसमें सहायता करते हैं तो भारत अंग्रेजों की सहायता युद्ध में करेगा। लेकिन तत्कालीन वायसराय ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को एक सिरे से ठुकरा दिया और भारतीयों का पक्ष जानने के लिए, भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के लिए
एक नवीन प्रस्ताव लेकर आया गया 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि मुस्लिम लीग क्या राग अलाप रही थी। मुस्लिम लीग को लगा कि यही एक अच्छा अवसर है, जब कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच में अच्छी बन नहीं रही है तो हमको अपने स्वार्थ सिद्ध करने चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ हैं, लेकिन हमको इस बात का आश्वासन चाहिए कि जब तक यह युद्ध चलता रहेगा या आगे आने वाला कोई भी निर्णय जो कि इस देश से संबंधित होगा, बिना हमसे पूछे नहीं लिया जाएगा। और ऐसी दशा में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही देश का चालन और प्रचालन किया जाएगा, और अंग्रेज इससे सहमत थे। इन सारे आधारों को समाहित करके एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, 8 अगस्त 1940 को। इस अगस्त प्रस्ताव में 4 प्रमुख बिंदु थे। सबसे पहला बिंदु ये था कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा था कि वायसराय की वर्तमान कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या का इजाफा किया जाएगा। और तीसरा था कि युद्ध के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा रहेगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण और वो यह था कि इस देश की बागडोर किसी भी एक ऐसे दल को नहीं सौंपी जाएगी जिसका विरोध भारत का एक अन्य प्रभावशाली दल कर रहा हो। और स्पष्ट रूप से ये जो चौथा बिंदु था वह मुस्लिम लीग के पक्ष को रखने के लिए किया गया था। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से पारित होता है, लेकिन कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और एक सिरे से नकार देती है। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह दरवाजे में लगी एक जंग लगी कील के जैसे है, जो कि पूरी तरह से निरर्थक है। और इसके बाद कांग्रेस को एक बड़े आंदोलन की तरफ सनह सनह बढ़ना होता है, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया जाता है, जिसकी प्रथम सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे, जिसके विषय में आगे अंक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।